मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग, बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत प्रमुख विशेषताओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त ये हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रभाषा हिंदी को प्राणवत्ता प्रदान करने वाले, राष्ट्रीय चेतना एवं भारतीय संस्कृति के गायक थे। वे स्वभाव से विनम्र, श्रेष्ठ और वैष्णव संस्कारों से अनुप्राणित थे। आचार्य द्विवेदी जी ने इनके काव्य रचनागत संस्कारों को नई दिशा प्रदान की, तो महात्मा गांधी के प्रभाव से इनके वैष्णवी संस्कार जागृत हुए। उस समय प्रचलित सुधारवादी आंदोलनों का गुप्त जी पर अतीव प्रभाव रहा और यही प्रभाव उनकी समस्त रचनाओं में देखा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत प्रमुख विशेषताओं पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले ये हमारी राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम। गुप्त जी की काव्य साधना अति व्यापक एवं बहुमुखी है। उनकी काव्यगत भाव पक्ष एवं कला पक्ष की विशेषताओं को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम। गुप्त जी की भारत भारतीय रचना में सर्वप्रथम उनकी राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित हुआ है। इस रचना में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना से ही ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। मातृभूमि कविता में गुप्त जी ने अपने देश प्रेम को सांस्कृतिक गौरव के साथ अभिव्यक्ति दी है। जैसे उनका एक कोटेशन है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे उसके मंडन हैं, बंदी विविध विहंग शेष फन सिंहासन है। गुप्त जी की रचनाओं में युगीन चेतना अत्यधिक मुखर दिखाई देती है, साथ ही उसमें चिंतन का स्वर भी है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठ करके ये समस्याएं सभी। इन सब उदाहरणों से ये तात्पर्य निकलता है कि मैथिली शरण गुप्त कवि राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम से ओतप्रोत थे और अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की उनके अंदर एक लालसा थी, एक जिज्ञासा थी कि मुझे अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है उनका गांधीवादी मानवतावादी आस्था। गुप्त जी सुधारवादी आंदोलनों के साथ ही गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। इस कारण उनकी रचनाओं में गांधीवादी चिंतन का पर्याप्त समावेश हुआ है। उन्होंने जन साधारण का कल्याण करना, लोक मंगल का प्रसार करना, सत्कर्म की प्रेरणा प्रदान करना तथा सादा जीवन उच्च विचार का आचरण करना आदि पर अधिक बल दिया है। सही बात है कि जिस प्रकार से गांधी जी बिल्कुल सिंपल सादगी रूप में रहते थे, मैथिली शरण गुप्त भी बिल्कुल उसी तरह उसी की परंपरा को उन्होंने अपनाया है। वो भी बिल्कुल सीधे सादे सबका कल्याण करना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देना, जीवन में हमेशा उच्च विचारों का आचरण करना, इन्हीं सब बातों पर गुप्त जी ने हमेशा जोर दिया है। साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने वनवासी राम के माध्यम से गांधीवादी तथा मानवतावादी चिंतन एवं आस्था को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। गांधी जी ने
जिस राम राज्य की आदर्श कल्पना की थी और जिस विश्व मानवता का उद्घोष किया था, गुप्त जी ने उसका पूर्णतया समर्थन किया और अपनी रचनाओं में अनेक स्थलों पर विश्व बंधुत्व का स्वर व्यक्त किया है। उनका कहना था कि हम सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, सादगी से जीवन बिताना चाहिए और सब लोगों को इस विश्व में एक बंधु एक सखा होकर रहना चाहिए। वैष्णव संस्कार। गुप्त जी को बचपन से ही वैष्णव संस्कार मिले थे। वे राम राज्य की कल्पना के पक्षधर और राम भक्त कवि थे। अपने वैष्णवी संस्कारों के कारण वे अति उदार एवं सहिष्णु प्रवृत्ति के थे। इसी कारण उनकी रचनाओं में हिंदू संस्कृति और भारतीय दर्शन का गायन होने पर भी ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। उनकी ये विशेषता गुरुकुल तथा काबा और करबला रचनाओं में देखी जा सकती है। गुप्त जी वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्षधर थे। शील, सदाचार और आदर्श संस्कार उनके लिए बहुत अत्यधिक जरूरी थे। फलस्वरूप उनकी रचनाओं में अनेक आदर्शों की प्रतिष्ठा भी दिखाई देती है। उनको बचपन से जो संस्कार दिए गए थे वो वैष्णव संस्कार थे, हिंदुओं के संस्कार थे। उसके अंदर राम की पूजा थी, राम भक्त कवि थे वो, इसलिए उनके अंदर जो बचपन से संस्कार डाले गए वही संस्कार उनके अंत तक चलते रहे। इसलिए उनकी विशेषताओं में वैष्णव संस्कार भी एक अपनी अलग ही जगह रखता है। नेक्स्ट इनकी विशेषता थी नारी स्वतंत्र एवं सम्मान की भावना। गुप्त जी की यह अन्यतम विशेषता मानी जाती है कि उन्होंने द्वापर, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि रचनाओं में नारी स्वतंत्र, नारी स्वावलंबन एवं नारी की गौरव गरिमा का प्रभावपूर्ण निरूपण किया है। पंचवटी में वनवासिनी सीता को स्वावलंबी चित्रित करते हुए गुप्त जी ने नारी गरिमा की अभिव्यक्ति भी दी है। उनका एक उदाहरण है, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। इसमें ये बताया जा रहा है कि नारी स्वतंत्र है, उसके अंदर सम्मान, स्वाभिमान है। वो सबको लगता है कि वो और लोग उसको पाल रहे हैं, वो औरों के बलबूते पर जी रही है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में ठीक इसके विपरीत है कि नारी स्वतंत्र है और वो स्वयं अपने लिए अपने पाँव पे खड़े होकर जी सकती है और खुद अपना पालन पोषण कर सकती है। जीवन में नर नारी परस्पर सहगामी पथिक होते हैं, लेकिन उनके बीच अविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे गृहस्थ जीवन की सुख शांति समाप्त हो जाती है। इसी भाव को द्वापर में विद्रता के द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वह लाई। गुप्त जी की रचनाओं में साहित्य में उपेक्षित नारी पात्रों का अत्यधिक सुंदर चित्रण हुआ है। यशोधरा, उर्मिला और विष्णुप्रिया ऐसी आदर्श नारियां हैं जिन्हें उन्होंने त्याग, सहिष्णुता, समर्पण, आत्मगौरव एवं करुणा से ओतप्रोत दिखाया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समाज और मुख्य काव्य चेतना। गुप्त जी की सभी रचनाओं में उदात्त भावों की प्रधानता दिखाई देती है।
साथ ही उनकी कृतियों में देश और समाज के उद्धार में सहयोगी बनने की आकांक्षा स्पष्ट देखी जा सकती है। वे ग्राम और नगर, अरण्य और जनपद दोनों के सामाजिक जीवन के पक्षधर थे। इस कारण वे अपने कवि कर्म को समाजोन्मुख बनाने में सचेत रहे। गुप्त जी ने नहुष, किसान, प्रदक्षिणा, झंकार, जय भारत आदि रचनाओं में अपने समाज के लिए उसमें काव्य चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। समन्वित काव्य शिल्प। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में अधिकतर कथानक पुराण इतिहास से लिया है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपने काव्य का सृजन अत्यधिक पुराने इतिहासों से लिया, परंतु उन्हें अपनी राष्ट्रीय चेतना के अनुरूप ढालकर सामाजिक संदर्भों को लक्ष्य करके कि आज के समय में किन किन समाज में किन किन चीज़ों को लेना चाहिए, उनको लक्ष्य करके अपने काव्य का निरूपण किया है। इन्होंने प्रबंध मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है तथा कथाश्रित गेयता का ध्यान रखा है। इनकी गेय रचनाओं में भक्त कवियों की तरह का आत्मनिवेदन है तो रीतिवादियों का सौंदर्य विधान है। गुप्त जी ने अप्रस्तुत विधान तथा अलंकारों का भी पूरा ध्यान रखा है तथा छंदों की गति यति के साथ भाषा की अभिव्यक्ति में वक्रता विदग्धता का अतिशय समावेश किया है। गुप्त जी के काव्य शिल्प के संबंध में डॉक्टर अरविंद पांडेय का यह कथन द्रष्टव्य है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में संस्कृत शब्द बहुल भाषा के दर्शन होते हैं, बोलचाल के भी दर्शन होते हैं और दोनों का अनमेल प्रयोग भी। शब्दों और वाक्यों ने पकड़ की है। उनकी क्षमता व्यंगों और संवादों में देखी जा सकती है। स्थान स्थान पर भाषा की सामसिकता का मनोरम प्रयोग हुआ है। मुहावरों के प्रयोग से उन्होंने भाषा के अर्थ गांभीर्य को बढ़ाया है। भावानुकूल, प्रसंगानुकूल और पात्रानुकूल भाषा प्रयोग की क्षमता उनके काव्य को सरस बनाती है। अंत में हम यही कहेंगे कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य साधना अनेक विशेषताओं से मंडित है। इनके काव्यगत भाव पक्ष में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, लोक मंगल, पवित्रता, नैतिकता, सांस्कृतिक गौरव गरिमा एवं वैष्णव संस्कार मुखरित दिखाई देते हैं। काव्य शिल्प की दृष्टि से भी इनकी रचनाएं प्रभावशाली हैं और उनमें अभिव्यक्ति की सहजता तथा भावों की सशक्तता दिखाई देती है। हिंदी को समृद्ध एवं प्रभावपूर्ण बनाने में इनका विशेष योगदान माना जाता है। तो आज हमने आपको मैथिली शरण गुप्त की विशेषताएं, राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, गांधीवादी मानवतावादी आस्था, वैष्णव संस्कार, नारी स्वतंत्र एवं सम्मान की भावना, समाज काव्य चेतना, समन्वित काव्य शिल्प, इन सभी के बारे में आपको बताया है। धन्यवाद।